बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो 7 से 8 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है। उनमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर पेपर के अंदर आता है। एफपीएससी का पेपर होगा, उसमें तो 20 मार्क्स की लाजमी इंग्लिश होती है, चाहे वो सब्जेक्ट का पेपर भी हो। आप में से कोई किसी भी सब्जेक्ट का है, वो अगर एफपीएससी का पेपर देने जा रहा है 100 मार्क्स का, तो उधर 20 मार्क्स का जीके नहीं आएगा, जनरल नॉलेज नहीं आएगा। वहां पे 20 मार्क्स का जस्ट इंग्लिश आएगी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, जो कि वफाक के लेवल की सीटें हैं। और जो प्रोविंसेस हैं जैसे पंजाब है, वहां पे जनरल नॉलेज के अंदर तो फिर पोर्शन बने होते हैं ना। तो इस हिसाब से इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप जब किसी अच्छी अथॉरिटी वाली सीट का टेस्ट देते हैं तो इनिशियल टेस्ट के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एफआईए है, आईबी है, इन डिपार्टमेंट्स में जस्ट आपने पहला टेस्ट क्लियर नहीं करना होता है एमसीक्यू बेस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी क्लियर करना होता है। वो टोटली इंग्लिश बेस होता है। वो आपसे ऐसे लिखवाएंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक देंगे। एक तो आपके पास नॉलेज होगा, और फिर उस नॉलेज को आप अपने वर्ड्स में जब लिख सकेंगे तो ही वो आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो इंग्लिश की जो कवरेज है ना वो लाजमी है आप लोगों के लिए। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाय प्रैक्टिस आता है आपको। जैसा कि मैं आपको जो है वो 6 से 7 लेक्चर दूंगा इंग्लिश के, 6 to 7 लेक्चर्स। लेकिन इट डज नॉट मीन्स के 6 से 7 लेक्चर आप सुनेंगे और आपको इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको करवाऊंगा, वो डेफिनेटली आपको आ जाएंगे। उसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। टेंसेस जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, वो आपको आ जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रेपोजिशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, वो आपको आ जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है, एनोलॉजीज हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ता है। दूसरे लफ्जों में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्रैमिंग करनी पड़ती है, रट्टा लगाना पड़ता है इनका। क्योंकि ये वर्ड आपको अपनी वोकेबुलरी बिल्ड करनी पड़ती है, और ये डे बाय डे होती है। तो आप लोग जो हैं वो मेरे ग्रुप में भी ऐड है, मेरा ख्याल है, जो फ्री वाला ग्रुप है। वहां पे मैं डेली बेसिस पे जो है डॉन के एडिटोरियल्स भेजता हूँ, मीनिंग वाले। वो आप डेली पढ़ा करें, ठीक है। इंग्लिश कुछ ना कुछ लिखें डेली बेसिस पे, चाहे एक पैराग्राफ लिखें। जब तक आप इंग्लिश को अपने हाथ से नहीं गुजारेंगे, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ये पक्की बात है। इंग्लिश और मैथ, इनको जब तक हाथ से नहीं गुजारेंगे आपको नहीं आएगी। डेली बेसिस पे लिखें। अब ये एक वीक चल रहा है हमारा इंग्लिश का, इसमें आप लोग डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ लिखेंगे, मुझे चेक करवा लें, इनबॉक्स कर दें, ग्रुप में भेज दें, ताकि आपको खुद भी अपना आइडिया हो कि हम कितनी इंग्लिश लिख सकते हैं। और इसके बगैर मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि गुजारा नहीं है। आया कि इंग्लिश अच्छी है बुरी है, इसको हमारे सिलेबस में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अलग मैटर है। बट इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपको compete करना है पाकिस्तान में एग्जाम्स में, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आमतौर पे जो पेपर्स होते हैं कंपटीशन के, उनके अंदर इंग्लिश में से पूछा क्या क्या जाता है, जो हमारे एमसीक्यूज पेपर होते हैं। देखिएगा, इसमें सेंटेंस कंप्लीशन करवाई जाती है आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अली इज ए गुड बॉय डैश ही इज लेजी। इस तरह से दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। ए, अली इज ए गुड बॉय, फर्दर कोई भी लफ्ज लगा लें, फर्दर है, बट है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इधर बट आएगा, अली इज ए गुड बॉय बट ही इज लेजी। ठीक है, इसको सेंटेंस कंप्लीशन बोलते हैं। फिर
पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें फॉर एग्जाम्पल ही को अंडरलाइन किया होगा और वो पूछेगा ही क्या चीज है इस सेंटेंस में। आपको इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हुए एक एक वर्ड का पता, और आपको ये पता चल जाएगा एंड ऑफ द लेक्चर। आपको जो है जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये क्या चीज है। आप कहते हैं ये जी ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ही जो है वो एक प्रोनाउन होता है। सिमिलरली प्रेपोजिशंस के बारे में पूछा जाता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिवाइज पैसिवाइज एंड एनालॉजीज के बारे में पूछा जाता है। इन सबको मैं आपको एक आज के लेक्चर में ब्रीफ व्यू देने जा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पेपर के अंदर आते हैं। अब तक ग्रुप के अंदर मैंने जो पहले पेपर भेजे, जो ओल्ड स्टूडेंट है मेरे साथ डेली बेसिस पे एक पेपर भेज रहा था, मैं आपको इंग्लिश का पोर्शन और मैथ का पोर्शन स्किप करवा देता था। बट फ्रॉम टुडे मैं जो आप लोगों को एक पास पेपर भेजा करूंगा, मार्क्ड डेली बेसिस पे ग्रुप में एक मार्क्ड पेपर आएगा, उसमें आप इंग्लिश का पोर्शन स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो जितना मर्जी मुश्किल होगा। उसमें जितने मर्जी जो हैं वो मुश्किल सिनोनिम एंटोनिम होंगे वो आपको याद करना होंगे, राइट। और फिर जब वो पेपर 5 से 6 हो जाएंगे, जब मैं उसका टेस्ट लूंगा तो इंग्लिश पोर्शन उसमें इंक्लूडेड होगा। अभी जो मैं पेपर आपको भेजूंगा आप उसमें सिर्फ मैथ का पोर्शन स्किप कर सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स के पोर्शन है, उसमें मैथ का पोर्शन आप स्किप कर दें। इंग्लिश के बाद हम मैथमेटिक्स करेंगे, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन भी करना पड़ा करेगा, फुल पेपर करना पड़ा करेगा, ठीक है। अब से आप इंग्लिश का पोर्शन भी याद किया करेंगे। अब हम आ जाते हैं, इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट रिपीटेड पोर्शंस इन एग्जाम, ज्यादातर पोर्शंस कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में एमसीक्यूज में। एक मिनट जरा मैं, जी, जब हम पास पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेंटेंस कंप्लीशन बहुत ज्यादा आती है। दो तरह का पोर्शन होता है इंग्लिश का, एक को कहते हैं ग्रामर, दूसरा पोर्शन होता है वोकैबुलरी। इंग्लिश जो है जो आपकी जज की जाती है वो दो तरह से जज की जाती है पेपर्स में। एक पोर्शन को कहते हैं आपकी ग्रामर, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, जिसमें आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सही सही आपने लगाए हो, इंग्लिश के लफ्जों को बस ये ना हो कि जोड़ के रखा हुआ हो कि समझने वाले की मर्जी वो जैसा मर्जी इसको समझे। उसके अंदर टेंस का प्रॉपर यूजेज किया गया हो, प्रेपोजिशन ठीक लगाए गए हो, एक सेंटेंस अच्छे उम्दा तरीके से लिखा गया हो, ख्वाह वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो। अच्छी इंग्लिश लिखना वही होती है जो जितनी सिंपल होती है। जो इंग्लिश जितनी वर्बोसिटी रखती है, जिसमें जितने ज्यादा मुश्किल लफ्ज होते हैं, उसको अच्छी इंग्लिश नहीं माना जाता। मुकाबले के भी इम्तिहानों में, बाहर के लोगों से भी बात करते हुए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप डिफरेंट इंटरनेट पे इंग्लिश पढ़ते हैं या देखते हैं, जितनी सिंपल इंग्लिश छोटे सेंटेंसेस अच्छी लिखी होती है वो उतनी अच्छी मानी जाती है। इसलिए ग्रामर पे फोकस आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए। और ग्रामर, क्योंकि आगे जब आप कभी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मौका मिलेगा, ऐसे लिखने का मौका मिलेगा, तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। बट ये पोर्शन जो वोकैबुलरी का है, ये आपको लंबी लंबी लिखाई लिखते वक्त इसकी वोकैबुलरी की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बल्कि मना किया जाता है कि आपने जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करने। ये आप
आपके राइटिंग एक्सप्रेशन को क्या करती है, सुपरफिशियल बनाती है, आर्टिफिशियल बनाती है, ठीक है। बट मजबूरी हमारी क्या आ गई, मजबूरी ये आ गई कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आप लोगों का, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम और एनोलॉजीज पूछी जाते हैं टू चेक योर वोकैबुलरी। और ये कोई बहुत आसान वर्ड नहीं होते, डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। बस हमारे माइंड अंग्रेजों ने फिट किए हुए कि इंटेलिजेंस का लेवल यही है कि अच्छे, मुश्किल मुश्किल, भारी भारी। यहाँ पे ये कहते हैं कि भारी भारी, लिखते वक्त कहते हैं आसान इस्तेमाल करो। बट अब हमारी मजबूरी है कि हमें वोकैबुलरी याद, आपने पास पेपर्स देखे होंगे कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो उसमें आप देखेंगे सिनोनिम बड़े मुश्किल होते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम होते हैं सिमिलर वर्ड चूज करना। ऊपर एक वर्ड दिया होगा, कहा होगा नीचे इसका सिमिलर वर्ड बताएं, ना ऊपर वाले का पता चलता है ना नीचे वाले चार का पता चलता है। तो उसके बाद फिर हम एक तकनीक आजमाते हैं जिसको कहते हैं तुक्कालाइजेशन, तुक्का लगाने की, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है, वर्ड दिया होता है, उसका अपोजिट वर्ड नीचे बताना होता है, ना ऊपर का पता चलता है ना नीचे का। लेकिन ये आपकी डेवलप हो सकती है विद पैसेज ऑफ टाइम। वो कैब का जो ग्रामर का पोर्शन में आपका अपने लेक्चर्स में ही करवा दूंगा, आपकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस का यूजेस, प्रेपोजिशन का। वोकैबुलरी आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। डेली के 8-10 वर्ड याद करें इंग्लिश के। जीआरई वर्ड्स मेरे पास लिस्ट है, वो मैं आपको दे सकता हूँ, वहां से याद करें। मेरा ग्रुप है, लिंक मुझे बता दीजिएगा, क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा। वो फ्री ग्रुप है, उसके अंदर मैं जॉब्स का मटेरियल भी शेयर करता हूँ। इसके अलावा उसके अंदर मैं जो है ये डॉन एडिटोरियल शो भी शेयर करता हूँ। बट वो ज्वाइन करके वो डॉन एडिटोरियल पढ़ने भी है ना, बहुत लंबे ना पढ़े। कुछ होता है उसमें एडिटोरियल में ना मीनिंग लिखे होते हैं वर्ड के, वो लाजमी पढ़े। वो आपकी एबिलिटी को इंक्रीज करेगा, को आपको मुल्की हालात का, इंटरनेशनल हालात का पता चलेगा क्या चल रहा है, और ओवरऑल आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, लिखने की पावर इंक्रीज होगी। तो वहां से आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करेंगे। एनालॉजीज क्या होती हैं, एनालॉजीज होती हैं, आपने देखा होता है कि दो वर्ड दिए होते हैं, साइकिल, राइड, नीचे भी दो दो वर्ड्स का जो है कॉम्बिनेशन दिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो दे देता है ए पोर्शन किचन क्लास, बी दे देता है अपना शिप सेलिंग, सेल। तो इधर हमने कॉम्बिनेशन लगाना होता है। साइकिल इज यूज टू राइड, हम साइकिल किस लिए यूज करते हैं, राइड करते हैं, उसको चलाते हैं। तो किचन ग्लास ये नहीं बनेगा, ये बनेगा शिप इज यूज फॉर सेलिंग। शिप जो है उसके अंदर सेल करते हैं, ये जो होती है कश्ती, उसके अंदर आप सेलिंग करते हैं। तो आपने कॉम्बिनेशन निकालना होता है ऊपर के दो वर्ड्स और नीचे के दो वर्ड्स का, कि नीचे वाले ऑप्शंस में से जो सेंस ऊपर आजमाई गई है वही नीचे आजमाई जाए। इसको एनालॉजी कहते हैं। तो ये वाले जो पार्ट होते हैं ये थ्रू प्रैक्टिस ही आपको आते हैं। और आपका एक वीक अब जो है मेरे साथ इंग्लिश लेक्चर का है, तो आप लोगों ने इसमें इंग्लिश के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। जिस वीक में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट, आप उसको फोकस करें। जस्ट डोंट डिपेंड ऑन माय लेक्चर्स, के लेक्चर्स ही सब कुछ कवर कर देंगे। आपको खुद भी एक्स्ट्रा माइल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज से, सोर्सेज में आपको दे सकता हूँ, मटेरियल में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपने इनकी तैयारी करनी है। तो आपको यहां तक मैंने बताया कि जो इंग्लिश है उसमें ग्रामर और वोकैबुलरी होती है, जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो ग्रामर की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीशन बाय करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, कि सम टाइम वो आपसे ये रिक्वायर करता है कि पार्ट ऑफ स्पीच आपने ठीक यूज करना है। पार्ट ऑफ स्पीच पे हमारा पूरा एक लेक्चर होगा। हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें वर्ड यूज होते हैं, लफ्ज यूज होते हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स कंबाइन जब होते हैं
तो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस कहते हैं जुमले को, वर्ड कहते हैं जुमला, और वर्ड हो गया लफ्ज। आजकल तो उर्दू इंग्लिश की मिक्सिंग में ऐसे काम हो गया कि उर्दू को याद करने के लिए इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है, और जहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए वहां पे ना इंग्लिश आ रही होती है ना उर्दू आ रही होती है। वहां पे बस जो है ना अल्लाह पाक की याद आ रही होती है, अल्लाह पाक इस दफा मदद कर दे, अगली दफा जो है तैयारी कर लूंगा। तो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो वर्ड किसी ना किसी कैटेगरी से तल्लक रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वर्ड या नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रेपोजिशन होगा, या कंजंक्शन होगा। इस पे पूरा हमारा एक लेक्चर होगा। यहाँ मैं जस्ट आपको एक जो है ना सुपरफिशियल व्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है सोसाइटी, सोसाइटी क्या है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है? तो बताइएगा। सोसाइटी इज, सोसाइटी एक नाम है किसी चीज का, तो क्या वो नाम की टाइप पूछ रहा है? हाँ जी, डेफिनेटली इट इज कलेक्टिव नाउन। राइट आंसर इज कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन क्या होता? आम नाम, आम चीज का नाम कॉमन नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन किसी खास चीज का नाम, किसी शहर का नाम, किसी किसी खास सोसाइटी का नाम हम ले लेते, ठीक है, ड्रीम गार्डन सोसाइटी, वो उस तरह से सोसाइटी बन जाती ना, एक मतलब वो प्रॉपर नाउन हो जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई ख्याल, कोई इमोशन। लव, लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव एक नाम है। इमोशंस को भी नाम कहते हैं, जो हमारे दिमाग में इमोशंस हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। और सोसाइटी क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऐसा लफ्ज जो बहुत सारी, एक लफ्ज जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे। जब हम वर्ड सोसाइटी कहते हैं तो पूरी सोसाइटी में कितने सारे लोग हो जाते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। या जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं आर्मी, आर्मी का वर्ड यूज करते हैं, तो आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है। हम ये नहीं कहते कि फलां आर्म्ड पर्सन, फलां सोल्जर, फलां कैप्टन। जब हम लफ्ज यूज करेंगे आर्मी, इसका मतलब होगा सारी आर्मी, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। या ज्यूरी, ये जो जज बैठते हैं फैसला करने के लिए, चार पांच इकट्ठे, हम अलहदा अलहदा सबका नाम ले, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, इतना लंबा हो जाएगा। हम कहेंगे ज्यूरी ने ये डिसाइड किया, ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस। तो ज्यूरी से मुराद हो जाएगा वो पूरा पैनल जो बैठा, ठीक है। या कमेटी, कमेटी, कमेटी के अलावा आप लगा लें पैनल, एज इटसेल्फ एक पैनल बैठा है इंटरव्यू लेने के लिए। एक लफ्ज जब किसी नाउन के लिए यूज हो जाता है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कह लेते हैं। इसको हम मजीद आगे देखेंगे भी। अच्छा, नेक्स्ट देखें आंसर कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट इज नॉट टचेबल, जिस नाउन को हम टच नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन वो होता है जो चीजें छुई जा सकें, दैट कैन बी टच्ड। टेबल, चेयर, ठीक है, इनको आप छू सकते हैं। बेड, अलमारी, कप। लेकिन ऐसे नाउन जिनको आप छू नहीं सकते, जो इमोशंस होते हैं, लव, एंगर, ठीक है, ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो राइट आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है, ये मैं आपको पूरे नाउन की टाइप्स पढ़ाऊंगा अभी आगे। यहां जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो जो टच नहीं हो सकता नाउन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब एमसीक्यू में आ जाए, लव इज विच टाइप ऑफ नाउन? कॉमन, प्रॉपर, कंक्रीट, या एब्स्ट्रैक्ट? तो राइट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारे ख्यालात में जो चीजें आती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछ लिया जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का आपको कब पता चलेगा? जब आपको उनकी डेफिनेशंस आती होंगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता होगा टोटल होते कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और वही होते हैं, 8 होते हैं टोटल।
एक सेंटेंस में वो ही 8 यूज होते हैं। इस सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, ही ट्रीटेड स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड हेल्थ। हेल्थ गायब है, यहां से चलें। ट्रीटेड का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, स्लो स्लो चलना। ये एक सेंटेंस है पूरा। इसमें जो ही है वो अलहदा एक वर्ड है, कैटेगरी से ताल्लुक रखता। ट्रीटेड अलहदा, स्लोली अलहदा, बिकॉज अलहदा, ऑफ अलहदा, हिज अलहदा और बैड अलहदा। आपकी जब मैं ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा इस तरह। एक सेंटेंस में लिखूंगा और मैं कहूंगा कि इसका पहला वर्ड वर्ड की किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, दूसरा किससे, और आपको आता होगा, देखिएगा आप, आपको आता होगा, क्योंकि टोटल 8 ही तो पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, ही ट्रीटेड स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड हेल्थ। वो ऐसा ऐसा चला अपनी हालत की वजह से। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है ट्रीटेड। जो काम किया जाए उसको कहते हैं फेल, वर्ब। तो आपको जब ये वर्ब की डेफिनेशन पता चलेगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आपको हो सकता है मे बी पॉसिबल, बोथ सबको अभी भी पता हो कि इनमें जो मेन वर्ब है वो ट्रीडेड ही है। तो मजीद आपकी इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसको वो कहता है, बताएं कौन सा है। द वेदर वाज वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। वेरी बताना था, इसमें वेरी क्या चीज है। वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, द वेदर वाज वेरी कोल्ड, इसमें वेरी बताना है। वेरी यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। ये वर्ब की खासियत बयान कर रहा है, यहाँ पे वर्ब की करेक्टरिस्टिक्स को एनहांस कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो वर्ड की करेक्टरिस्टिक को एनहांस करे वर्ब की, वो एडवर्ब कहलाता है, वर्ब में ऐड होना। ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक चार्ट दिया हुआ है। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। एक सेंटेंस इंग्लिश का, वो उसमें वर्ड यूज हुए होंगे वो इन्हीं कैटेगरी में से होंगे, इनसे बाहर नहीं हो सकते। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है डिटेक्ट करना कि एक सेंटेंस में कौन कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच। हवा बना होता है इंग्लिश हमारे जहन में कि पता नहीं क्या मुश्किल चीज है, लेकिन इतनी भी कोई ये मुश्किल साइंस नहीं है। बिल्कुल इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये नाउन होते कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 तरह के जो हैं वर्ड होते हैं। कल का हमारा लेक्चर टोटल इसी के ऊपर होना है, वहां मैं इनकी आपको टाइप्स भी बताऊंगा। तो यहां तक हमने सबसे पहले ये देख लिया कि क्वेश्चन जो है पेपर में किस तरह से आते हैं, कि वो आपसे कंप्लीशन करवाता है पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करवा के, कि पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कौन सा यूज हुआ है इस सेंटेंस में, कोई सी भी एक वर्ड को अंडरलाइन या हाईलाइट करके। दूसरा तरीकाकार, वो आपसे टेंस का प्रॉपर यूजेज करवाएगा। एक टेंस दे देगा, ऊपर एक फिक्रा दे देगा, उसमें से टेंस गायब कर देगा। कौन सा प्रॉपर टेंस यूज होना है आपने ये डिटेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अली डैश फुटबॉल एवरी डे। अब यहाँ पे वर्ब यूज होना है, और वर्ब की कौन सी हालत यूज होनी है, कौन सा टेंस यूज होना है, वो यहाँ आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल, अली प्लेज फुटबॉल एवरी डे। ये सिंपल टेंस है, सिंपल इनडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनेट। क्या अली रोज फुटबॉल खेलता है, इसमें प्ले नहीं आ सकता। अली प्ले, सिंगल जब नाउन होता है तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है, प्लेड नहीं हो सकता। एवरी डे की बात हो रही है, तो प्लेड नहीं हो सकता। अली प्लेड फुटबॉल एवरी डे। अली प्लेज आएगा तीसरा, ठीक है, अली प्लेज फुटबॉल, अली हर रोज फुटबॉल खेलता है। ठीक है जी,
इस तरह से, ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, इतनी सिंपल तो शायद ही आपसे वो पूछे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहां से स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखें, इट डैश आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर, इट डैश आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर, बाहर आधे घंटे से जालाबारी हो रही है। ठीक है, अब आपको अगर टेंसेस आते हैं तो आपको पता होगा कि जहां फॉर और टाइम यूज हो जाए वो सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका जवाब होगा इट हैज बीन हेलिंग आउटसाइड फॉर एन आवर, इट हैज बीन हेलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ जिनको टेंसेस नहीं आते उनको इसकी शायद समझ ना आई हो, तो टेंसेस के ऊपर भी हमारा एक लेक्चर होगा प्रॉपर, उसके अंदर में आपको टोटल जो है वो हमारे जो टेंसेस होते हैं वो, जमाना, टेंस कहते हैं जमाने को, प्रेजेंट, कोई चीज है वो प्रेजेंट में चल रही होगी, या वो पास्ट में होगी माजी में, या वो फ्यूचर में होगी। टेंस तीन होते हैं, तीन जमाने होते हैं, हर जमाने की आगे चार किस्में होती हैं, तो टोटल मिला के चार चार आठ और चार 12 टेंसेस हो जाते हैं। जब भी कोई हम बात करते हैं या कोई फिक्रा लिखते हैं, या वो हम अपने हाल में प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट आएगा, या अगर हम माजी की बात कर रहे हैं, ख्यालात की बात कर रहे हैं, पिछली गुजरी हुई बात कर रहे हैं, अगर लड़कियां हैं तो वो चुगलियां कर रही हैं जो है आपस में, जो दिलचस्प मशगला होता है, तो वो पास्ट में आ जाता है। और लड़के आमतौर पे मुल्क के फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, जैसे इन्होंने जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ या जरदारी के तौर पे काम करना है, पॉलिटिक्स की बातें, तो वो फ्यूचर में आ जाती हैं, ऐसा होगा, अगली दफा वो आएगा, इलेक्शन का ये रिजल्ट होगा, फलां हारेगा, फलां ऐसे होगा। ठीक है, वो फ्यूचर में आ जाता है। तो टेंसेस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, आगे उनकी चार चार किस्में होती हैं। प्रेजेंट की हालत जो है वो चार तरह की हो सकती है, पास्ट की हालत चार तरह की हो सकती है, फ्यूचर की हालत चार तरह की हो सकती है। तो इसको भी इंशाल्लाह हम जो है फुल फ्लेज इसके ऊपर भी लेक्चर रखेंगे। उसके बाद देखिए जी, एक सेंटेंस है, द सन डैश एट 6 दिस मॉर्निंग, सूरज सुबह 6 बजे निकला, निकला था, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर ये होता सूरज सुबह निकलता है तो हम कहते हैं द सन, अगर प्रेजेंट की बात होती तो हम कहते हैं द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह सुबह निकलता है, डेली निकलता है। जब एक चीज डेली होती है तो वो प्रेजेंट में आती है। द सन राइजेज हम पहली फॉर्म लगाते, लेकिन यहां वो कह रहा है कि सुबह निकला था 6 बजे, 6 बजे निकल चुका, अब दोबारा नहीं उसने निकलना, कोई उसकी एक रेगुलर रूटीन नहीं। वो बात कर रहा है सुबह 6 बजे सूरज निकला था, किसी के हमसाये का नाम भी सूरज हो सकता है उस सूरज की बात हो रही हो कि वो अपने घर से निकला था। ठीक है, द सन, तो यहाँ पे राइज की दूसरी फॉर्म यूज होगी, राइज की दूसरी फॉर्म होती है रोज, द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग। ठीक है, आपको कुछ ये वर्ब की फॉर्म्स भी आनी चाहिए, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म क्या होती है। बात वही कि कुछ चीजें मैं आपको करवाऊंगा, कुछ चीजें आप अपनी प्रैक्टिस से करेंगे। बुक्स में आपको रिकमेंड भी कर देता हूँ इस एक वीक में पढ़ने के लिए, आपको सॉफ्ट में भी भेज देता हूँ। 3 बुक्स हैं, आप इनमें से कोई भी ले लें, इनमें से कोई भी मुझसे आप सॉफ्ट में भी ले सकते हैं। रैन एंड मार्टिन बुक, ये बुक इस हवाले से अच्छी है, ये ना इसमें पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं और साथ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं,
और ये वो बुक है, जब अंग्रेज यहाँ आए थे उन्होंने हमें अपनी इंग्लिश सिखाने के लिए, अपनी लैंग्वेज सिखाने के लिए ये बुक लॉन्च की थी, तो इस वजह से ये बुक अच्छी मानी जाती है। दूसरी बुक है प्रोफेसर आफ्ताब की, बीए की, गालबन आफ्ताब ही नाम है, बीए की इंग्लिश की बुक है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। थर्ड बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सद्दात, सद्दात हसन है कि शायर। आप में से मे बी पॉसिबल इनमें से कोई बुक आपके पास मौजूद हो हार्ड में, और अगर आप हार्ड में पढ़ सकते हैं तो उस बुक से स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल जो जो चीजें मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको टेंसेस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, या कोई ग्रामर है, उसमें एनालॉजीज हैं, इडियम्स हैं, इसको तैयार करें। एक हफ्ता डेली बेसिस 5-6 घंटे दें इंग्लिश को, ताकि आपका इंग्लिश का लेवल अप हो। और अगर आप अब ये आपकी कंडीशन आ गई है कि बुक से नहीं पढ़ा जाता, आप सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं या मोबाइल पे, तो मैं आपको इनमें से कोई भी बुक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। आप सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट में पढ़े, हार्ड में पढ़े, मेन चीज पढ़ना है। आपको पढ़ना है और 5-6 घंटे डेली के पढ़ना है, फिर ही आप ये जहन में रखें कि आप डिफरेंट कंपटीशन के मुकाबलों में क्लियर करेंगे और जो है वो एक्सेल होंगे लाइफ में। ठीक है, इनमें से कोई भी बुक आप यूज कर लें एक ड्यूरिंग दिस वीक। जी, रेन एंड मार्टिन तो अच्छी बुक है, वो अंग्रेजों की लिखी है, बट कुछ जो स्टूडेंट जैसे उर्दू मीडियम होते हैं हम, तो हमें बाज़ औक़ात वो उसकी लैंग्वेज इतनी जल्दी समझ नहीं आती। हमें उर्दू राइटर की ही लिखी हुई, मतलब पाकिस्तानी राइटर की लिखी हुई बुक समझ आती है। तो वो बच्चे जो उर्दू मीडियम में पढ़े हैं, वो बीए वाली बुक ले लें, आफ्ताब वाली, या एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश सदात हसन की ले लें। जो ज़रा अगर इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हैं या यूनिवर्सिटी में उनकी इंग्लिश लेवल अच्छा है, वो समझते हैं, वो रेन एंड मार्टिन को यूज़ कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, 2 तरह से हमने सेंटेंस की कंप्लीशन को देख लिया। तीसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है, वो आता है प्रेपोजिशन के ज़रिए सेंटेंस को कंप्लीट करना। ये वाला पोर्शन मोस्ट रिपीटेड है। अच्छा, एक बात, एग्जामिनर इज नॉट बाउंड कि वो आपको जब पेपर दे तो उसमें वो आपको प्रेपोजिशन पूछे, टेंसेस पूछे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछे, या सिनोनिम एंटोनिम पूछे। किसी किसी पेपर में बस सिनोनिम्स ही पूछे होते हैं, किसी किसी पेपर में सिर्फ प्रेपोजिशन पूछे होते हैं। ये एग्जामिनर की मर्जी होती है। बट एक बैलेंस पेपर वो होता है जिसमें सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा पूछा जाए, बैलेंस पेपर उसी को माना जाता है। बट आप सारी चीजों को कवर करेंगे तो ही पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ अपेयर होंगे, वरना इसी में रहेंगे, यार मैंने ये चीज कवर की हुई है, कहीं सिनोनिम ना आ जाए, यार मैंने सिनोनिम किए हुए, मैंने ग्रामर नहीं की थी, ग्रामर ना आ जाए, फिर आप एक वो डेंजरस जोन के अंदर ही रहेंगे। बट जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर हम एनालिसिस करते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड पोर्शन प्रेपोजिशन का होता है। अब प्रेपोजिशन होते क्या है? प्रेपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस में से एक पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन भी है। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं। अब प्रेपोजिशन इज ए वर्ड सच एज आफ्टर, इन, टू, ऑन और विद। ये छोटे छोटे वर्ड जो हम लगाते हैं, लेकिन इन वर्ड्स से टोटल सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ही इज इन द रूम, वो रूम के अंदर है, इसको हटा दें। ही इज आउटसाइड ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर है। ही इज एट द रूम, वो कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है, एंटर नहीं हुआ। क्या? ये छोटे छोटे वर्ड यूज होते हैं सेंटेंस में, जो टोटल ही मीनिंग चेंज कर देते हैं सेंटेंस का। ये क्या करते हैं?
इसकी डेफिनेशन देखिएगा सेकंड पॉइंट में, prepositions are usually used with nouns or pronouns to show direction। ये किसी चीज की डायरेक्शन, लोकेशन या टाइम बताते हैं या किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बुक इज ऑन द टेबल। यहां ऑन का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब यह है कि किताब टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आ जाए बुक इज इन द टेबल, तो फिक्रे का मतलब चेंज हो गया। बुक मेज के अंदर, मेज में कोई दराज है उसके अंदर है बुक। बुक इज अंडर द टेबल, फिर मतलब बिल्कुल चेंज हो गया कि जो बुक है वो मेज के नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, मेज के ऊपर नहीं है, मेज के नीचे है। तो प्रेपोजिशन इतने इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कि आप इन प्रेपोजिशन की मदद से एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। कई लोग अपनी बातों से नहीं बदल जाते, वो ये प्रेपोजिशन चेंज करके ही बदलते हैं अगर अंग्रेज हैं तो। मैंने तो ऐसे कहा था। इसकी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट पेपर्स में किस तरह से आए हुए हैं। आई सा, पहला देखें, आई सा हिम जंप डैश द वॉल। जंप ओवर द वॉल ही होगा ना, वॉल के ऊपर से छलांग लगाई है, एट द वॉल नहीं लगाई, ऑन द वॉल नहीं लगाई। एट और ऑन होता उसके ऊपर टच होना, ओवर का मतलब होता है कि ऊपर से गुजरना, गुजर के जाना। एट और ऑन तो वहां मौजूद होना होता, वॉल के ऊपर अगर कोई चीज मौजूद होती कि वो वॉल के ऊपर मौजूद है, लेकिन जंप लगानी है तो ओवर द वॉल होगी। यहाँ पे अब हमें अगर इस तरह का एक आ जाता है पेपर में, तो हमें प्रेपोजिशन का प्रॉपर यूजेज बार बार हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम फौरन जज कर जाएंगे कि ये प्रेपोजिशन ठीक लगा हुआ है। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल, दिस क्लोज इज इन्फीरियर डैश डैट। इन्फीरियर टू होता है। आप कहते हैं ही इज इन्फीरियर टू मी, वो मेरे से कम है फलां काम में। ही इज इन्फीरियर टू मी इन एक्सपर्टीज ऑफ कंप्यूटर, वो मेरे से कंप्यूटर की एक्सपर्टी में कम है। या ही इज सुपीरियर टू मी, वो मेरे से कंप्यूटर की एक्सपर्टीज में सुपीरियर है। तो क्लोथ को हम कर यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, दिस क्लोथ इज इन्फीरियर टू दैट, ये कपड़ा उस वाले कपड़े से इन्फीरियर है। विद डैट नहीं होगा, बाय डैट नहीं होगा, टू डैट होगा। ठीक है जी। ये तो जी कंप्लीशन सेंटेंसेस वगैरह की आ गई, और ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है आम तौर पे ये वाला पार्ट जो अब तक मैंने आपको बताया, ये आपकी ग्रामर चेक करता है तो ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर। बट एक बंदे की अगर ग्रामर अच्छी है, वो अच्छा लिख सकता है। आप पैराग्राफ लिखें, उसको चेक कराएं, वहां पता चल जाएगा आप प्रेपोजिशन ठीक यूज कर रहे हैं कि नहीं, आप टेंस ठीक यूज कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप अपनी राइटिंग में ही ठीक यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप वहां भी ठीक चूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ठीक यूजेज क्या है। तो आप कोशिश करें डेली की बेसिस पे एटलीस्ट वन पैराग्राफ जरूर लिखें। ठीक है, यहां से आपकी ग्रामर आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस के थ्रू, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के थ्रू। दूसरा पार्ट होता है आपकी वोकैबुलरी का। आपके पास इंग्लिश के अल्फाज का जखीरा होना चाहिए, वर्ड बैंक होना चाहिए आपके माइंड में। और वन पेपर एमसीक्यू में आपको मुश्किल वर्ड याद करने पड़ते हैं। जो बच्चे आमतौर पे मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग से तल्लक रखते हैं, उनका ये पोर्शन स्ट्रोंग होता है। क्यों? एफएससी के बाद जो वो एंट्री टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट में इंग्लिश होती है, और उस इंग्लिश में जीआरई के वर्ड होते हैं, और वो एज भी ऐसी होती है जिसमें जो चीजें याद की हों वो कभी भूलती नहीं, फिर चाहे वो मोहब्बत क्यों ना हो। ठीक है,
तो एंट्री टेस्ट जो होता है उसमें मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने वोकैबुलरी याद की होती है, उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो एक चीज, देखिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है दुनिया में। वो मूवी का सीन याद आ गया, पीके मूवी का। वो उसका दोस्त वो कहता है कोई चीज नामुमकिन नहीं है, वो टूथपेस्ट में से सारी टूथपेस्ट बाहर निकाल के कहता है ले इसको अंदर डाल के दिखा, ये नामुमकिन है। तो कुछ चीजें नामुमकिन भी होती हैं। तो जो है मुश्किल नहीं है चीजें, ऐसे कह लेते हैं, चीजें हो जाती हैं अगर आप अपना माइंड बनाए, डेडिकेशन दें। जिस चीज को आप टाइम देना स्टार्ट करें वो चीज आपकी तरफ खुद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप सिनोनिम एंटोनिम्स को डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ के, अपने मोबाइल में जो है डिक्शनरी इंस्टॉल करके, जहां पे कहीं आपको मुश्किल वर्ड नजर आए फौरी तौर पे गूगल पे उसके सिनोनिम देखें। तो इस तरह से बड़ा अच्छी आपकी एक सिनोनिम और एंटोनिम तैयारी हो सकती है। अच्छा, पेपर में अब किस तरह से पूछा जाता है? दो तरह से पूछा जाता है। एक ये देखें, ये सिनोनिम पूछे हुए हैं 3 वर्ड्स के, और ये पास पेपर के क्वेश्चन है। ऊपर वर्ड दिया होता है, पहला देखिएगा, सिनोनिम ऑफ स्कैंटी इज। स्कैंटी का मतलब होता है थोड़ी तादाद में, कोई चीज कम मिकदार में हो उसको कहते हैं स्कैंटी। अब नीचे उसने पूछा है इसका सिनोनिम, इसका सिमिलर वर्ड क्या है? स्मार्ट नहीं, स्कैंटी स्मार्ट तो नहीं होता। मीगर, हाँ मीगर होता है, मीगर अमाउंट, थोड़ी अमाउंट, कम अमाउंट। तो स्कैंटी और मीगर सेम चीज है। उसके बाद रिजिड नहीं, रिजिड भी नहीं होता। नन ऑफ दीज भी नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया है, मीगर का ऑप्शन मिल गया है। तो स्कैंटी और मीगर का मतलब होता है कोई चीज कम मिकदार में होना, इन लेस अमाउंट। सेकंड देखें, सिनोनिम ऑफ सैबोटाज। सैबोटाज करना, यू हैव सैबोटाज माय ड्रीम्स। तुमने मेरे जो हैं ड्रीम्स वो उनको सैबोटाज कर लिया है, उसको डिसरप्ट कर दिया है, उनको खराब कर दिया है, उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया है। या हम कहते हैं वी हैव सैबोटाज द प्लान ऑफ एनिमीज। हमने एनिमीज के प्लान को सैबोटाज कर लिया, उस पर उसको डिसरप्ट किया, उसके ऊपर काबू पाया, उसको डिस्ट्रक्ट किया। तो इस मीनिंग में यूज होता है सैबोटाज। अब ये देखें, यहाँ पे डिसरप्ट का मायनी जो है वो सैबोटाज के साथ सिमिलर है। स्ट्रीमलाइन नहीं, सेग्रीगेट नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। इसका मतलब यहाँ जो है सही ऑप्शन ए था। सैबोटाज का मतलब है डिसरप्ट करना। फिर नेक्स्ट देखें, रप्चर, सिनोनिम ऑफ रप्चर। रप्चर का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना, फट जाना, क्रैक आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वर्ड ए, क्रैक आ जाना, रप्चर होना, क्रैक होना। अब वॉल्केनो हो सकता है रप्चर का? वॉल्केनो एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट ही। ज्वाइंट, ज्वाइंट भी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ये ऑप्शन नहीं ठीक, क्रैक ऑप्शन ठीक है। अब यहां आप देखें सिनोनिम्स, ये वाला बहुत आसान है और बाकी दो थोड़े से मुश्किल है। आल्दो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये जो पेपर में सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं ना, वो काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। तो फिर वही बात, मुश्किल चीज सबके लिए मुश्किल होगी। ये पेपर कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, आपस में आप compete कर रहे होते हैं। जब मुश्किल आता है तो सबके लिए मुश्किल हो जाता है, वो घबराने वाली बात नहीं होती, मेरिट खुद ही डाउन हो जाता है। ठीक है, आसान आएगा तो मेरिट अप चला जाएगा। सिर्फ इस चीज की आप खुशी मनाएं, ओ हो मैं तो जो है वो 70 नंबर का पेपर कर आया, लेकिन वो पेपर था ही बहुत आसान, उसके अंदर तो मेरिट ही 80 बना है, कोई फायदा नहीं होगा आपके 70 लेने का। एक पेपर है, आप घर आके रोते हैं, ओहो मेरे तो 50 नंबर का सही हुआ है। वो पेपर ही इतना मुश्किल था, उसमें तो मेरिट बने ही 40-45। तो इसका मतलब आपने 50 ले लिए, वही बहुत थे। तो ये चीजें भी डिपेंड कर रही होती हैं कि जब आप पेयर होंगे तो पेपर किस तरह का आएगा। एक बंदा फुल मौज में होता है, पेपर चाहे आसान आ जाए या मुश्किल हो जाए, जिसकी तैयारी नहीं होती, उसके लिए आसान भी वही है और मुश्किल भी वही है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये सिनोनिम्स याद करने का तरीका, एक वर्ड है, जैसे अब आप पास पेपर अब किया भी करेंगे आप लोग, पास पेपर में आपको जो दूंगा उसमें जो ये होगा इंग्लिश का पोर्शन, आपने वो अब याद किया करते हैं 20 MCQ, जो डेली में एक पेपर दूंगा। ठीक है,
अगर उस पेपर में सिनोनिम पूछे हुए हैं, कोई एक वर्ड है, देखिए सैबोटाज है, उसको आप नेट के ऊपर ले जाए, नेट पे लिखें सैबोटाज सिनोनिम्स, आपने अपनी वोकैबुलरी बिल्टअप करनी है ना। सैबोटाज एक वर्ड आ गया, उसको आप नेट के ऊपर उसको लिखें सिनोनिम, यहां लिखा आ जाएगा सैबोटाज का मतलब है रैक, तबाह हो जाना, डेलीबरेटली डैमेज, जानबूझ के तबाह कर देना, वेंडेलाइज, तोड़ देना। आमतौर पे वेंडेलाइज का जो है लफ्ज तब यूज होता है जब अवाम इस्टाल में आके चीजें नहीं तोड़ती। द मोब वेंडेलाइज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, चीजों की तोड़ फोड़। बेनजीर के कत्ल पे जैसे वेंडेलिज्म हुआ था पाकिस्तान में, ट्रेनों को आग लगाना और ये वो, या जब ये कोई हमारे होते हैं जलसे वगैरह, अवाम में गमो गुस्सा बिल ज्यादा आ जाए, चीजों को तोड़ते हैं, उसको वेंडेलाइज कहते हैं। डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज को रोकना, खराब करना, तो ये सारे सैबोटाज के सिनोनिम्स हैं। तो देखें एक वर्ड से आप 6-7 वर्ड याद कर सकते हैं। 6 से 7 वर्ड जब आप याद करेंगे, फिर इसी तरह सेकंड उधर कोई वर्ड दिया हुआ है, आप उसको एक डायरी बना लें इंग्लिश के लिए। आप लोग करें, जो मैं तो करता होता हूँ, रजिस्टर एक लें आप, एक रजिस्टर मिल जाता है, उसमें ना 7-8 पोर्शन होते हैं ऐसे, मतलब रिंग वाला होता है, दरमियान में एक गत्ता सा डले होते हैं, 7-8 पोर्शन। जनरल नॉलेज के लिए आप एक वो रजिस्टर खरीद लें। अब इंग्लिश चल रही है ना, इंग्लिश उस पर नोट करते जाएं, जो मैं लेक्चर आपको देता हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ वो, सिनोनिम आप कहीं से देख रहे हैं वो उस पर लिखें, एंटोनिम। आपकी तैयारी, क्योंकि बाज़ औक़ात पहली रीडिंग में कुछ चीजें याद नहीं होती, जो मुश्किल होती हैं, उनको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। आप उसको फिर बार बार पढ़ सकते हैं। संडे आ जाता है, कोई छुट्टी आ जाती है बीच में, उस दिन आप निकालें इंग्लिश, जो उधर आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं, उनको करें। और रजिस्टर इसलिए भी, उस पर पैराग्राफ लिखें आप, कल से पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दें। आप देखें स्टार्ट करेंगे तो ही पहले दिन का जो पैराग्राफ लिखा होगा और आफ्टर 7 डेज जो आपने लिखा होगा ना पैराग्राफ, उसमें आप डिफरेंस नोट करेंगे, कितनी इंप्रूवमेंट आई आपकी जात में। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे एक कान से सुन के दूसरे से ना निकाला करें। ये कुछ एक्सपीरियंस है मेरे जिंदगी के, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप करके तो देखेंगे, आपको इंप्रूवमेंट खुद में फील होगी। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पेपर्स के, उनको नोट करें, इनको लिखें, इस तरह से करके वो 7-8 पोर्शन वाला रजिस्टर आप खरीद लेंगे। और जनरल नॉलेज का पेपर 7-8 पोर्शन में से होता है, वो एक रजिस्टर पे आपके सारे पोर्शन आ जाएंगे। बड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को मैनेज करना। जबरदस्त, आमिर खान कह रहे हैं उन्होंने किया करंट अफेयर को, बड़ी अच्छी चीज है। हाँ जी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको नोट करें, तो ये आप लोगों के लिए काफी बेहतर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एंटोनिम्स पे, अपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम मीन अपोजिट। सिम्बायोसिस, साइंस के स्टूडेंट कुछ जानते होंगे, सिम्बायोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें दो चीजें मिलकर इकट्ठे वर्क करती हैं और उसका हमें अच्छा रिजल्ट बनता है, मिलता है। कुछ प्लांट्स आपस में सिम्बायोसिस करते हैं, आपस में मिलकर अच्छा वर्क करते हैं। कुछ एनिमल जो हैं, पैरासाइट्स उन पे होते हैं, वो उनके साथ सिम्बायोसिस करते हैं, उसको भी फायदा देते हैं, खुद भी फायदे में रहते हैं। तो यहां हमने एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट। ग्रोथ नहीं, सिम्बायोसिस का मतलब है, का ऑलरेडी मतलब ग्रोथ है, मिलके काम करना है। म्यूचुअलिज्म नहीं, सिम्बायोसिस का तो मतलब है म्यूचुअलिज्म। हमने यहाँ पे क्या बताना है, इसका एंटोनिम। एंटोनिम इज सेपरेशन, अलग अलग काम करना, अलग अलग हो जाना। तो ये जो है एंटोनिम है। अब यहाँ पे आप सिम्बायोसिस के नेट पे वर्ड लिखें, सिम्बायोसिस सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, एक चीज याद कर लें, अपोजिट आपको खुद ही याद हो जाते हैं। और उसको नोट कर लें अपनी डायरी में। कल जो मैं पेपर दूं उसमें अगर कोई है, कोई आपको न्यूज़पेपर जो मैं शेयर करूंगा उसमें कुछ होगा, उसको याद करें आप, तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो टाइम टू टाइम खुद ही बिल्डअप हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना।
तो इनकरेज, इनकरेज करना, किसी की हौसला अफजाई करना नहीं। थ्रस्ट, किसी को धक्का देना नहीं। प्रोपेल तो थ्रस्ट ही होता है, इसलिए नहीं। नन भी नहीं। इसका मतलब है वर्ड डिसुएड बाकी बचा हमारे पास। अच्छा, इस तरीके से भी सम टाइम आप आंसर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रोपेल का मतलब पता था, नीचे डिसुएड का मतलब पता ही नहीं। हमने इनकरेज देखा, इनकरेज एंटोनिम नहीं हो सकता प्रोपेल का, थ्रस्ट एंटोनिम नहीं हो सकता प्रोपेल का। तो इसका मतलब इसका जवाब डिसुएड की तरफ हम चले जाते हैं। हम कहेंगे डिसुएड ही इसका जो है एंटोनिम होगा। अच्छा, सिनोनिम्स समटाइम, ये आखिरी स्लाइड है, बस घबराना नहीं है। अब आप लोगों का जो है माइंड की कैपेसिटी है वो काफी सुन सुन के जो है वो बोर हो गए होंगे आप लोग मुझे। तो सिनोनिम सेंटेंसेस में भी यूज हो जाते हैं समटाइम। वो एक सेंटेंस आपको देता है और उधर एक वर्ड को कर देता है हाईलाइट और उसका मतलब पूछता है। अच्छा, जब ये सेंटेंस में यूज होगा तो उस सेंटेंस में लफ्ज ने क्या मतलब दिया आपने वो बताना है। जैसे ही वर्क्स इन ए कंपनी दैट फैब्रिकेट्स रूम कूलर। वो एक कंपनी में काम करता है जो रूम कूलर को फैब्रिकेट करती है। अब फैब्रिकेशन का मतलब होता है आल्ट्रेशन करना, किसी चीज में रदो-बदल करना। असल मतलब तो फैब्रिकेट का ये है, ही फैब्रिकेटेड द फैक्ट्स, उसने फैक्ट्स के अंदर छेड़छाड़ की। बट इस सेंटेंस में जो सेंस दे रहा है फैब्रिकेट, वो दे रहा है मैन्युफैक्चर की। वो एक कंपनी में काम करता है जो रूम कूलर बनाती है, पॉलिश नहीं करती, डिस्ट्रॉय नहीं करती, नन ऑफ दीज नहीं। तो इसका जो है मैन्युफैक्चर है। ठीक है जी। सेकंड सेंटेंस देखें एग्जांपल, ही इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। मॉर्निंग को उसने किया हुआ है। अब आप सेंस देखें कि वो अपने क्लोज फ्रेंड की डेथ पे मॉर्निंग कर रहा है, इसका मतलब है गम के अंदर है, खुशियां तो नहीं मना रहा, क्लोज फ्रेंड है। तो नीचे इसका आप देखें हेल्पिंग, ही इज हेल्पिंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, कोई भी सेंस नहीं बनती। ही इज फेवरिंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, नो। ही इज ग्रीविंग, ग्रीविंग का मतलब गम होना, गम मनाना। मॉर्निंग का मतलब गम होना, सदमे में होना। तो इसका राइट आंसर होगा ही इज ग्रीविंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। वो अपने दोस्त की जो है डेथ के ऊपर सदमे में है, गम में है, अफसुर्दा है। अब यहां से आप मॉर्निंग का वर्ड उठाएंगे और ले जाएंगे गूगल पे। गूगल पे लिखेंगे मॉर्निंग सिनोनिम्स, और मॉर्निंग के जितने 3-4 सिनोनिम होंगे वो आप जोट डाउन कर लेंगे अपनी डायरी में। इस तरह डे बाय डे आपकी वोकैबुलरी ने बिल्टअप होना है। अदरवाइज ऐसे नहीं बिल्टअप हो सकती कि मैंने एक लेक्चर दिया आपको और सुबह आप उठे और आप जो है वो फर इंग्लिश बोल रहे हो, या उसमें मुश्किल मुश्किल वर्ड आपको आना शुरू हो जाए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। ग्रामर तो लेक्चर सुन के हो जाएगी, ये जो वोकैबुलरी है ये नहीं होगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको एक ब्रीफली ओवरव्यू दिया इंग्लिश के पेपर का, कि इंग्लिश पोर्शन जो है जनरल नॉलेज के पेपर्स में वो किस तरह से दिया जाता है और हमें उसके लिए किन किन एरियाज को फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, और आप लोगों ने अब इन चीजों को फॉलो करना है, कोई एक बुक फॉलो कर लें। ठीक है, और साथ में मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें। पास पेपर में जो इंग्लिश का पोर्शंस दिए हुए हैं उनको आप कवर करें, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश भी जो है वो इम्प्रूव होगी। और इंग्लिश इम्प्रूव होगी तो ही आप मुकाबले के इम्तिहानों में बैठने के काबिल होंगे, क्योंकि इंग्लिश इज द मस्ट पार्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम। ख्वाह वो जूनियर क्लर्क का पेपर है, ख्वाह वो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है, चाहे वो एफपीएससी का पेपर है, सीएसएस का, पीएमएस का, इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करके आपने अमल करना है, इंग्लिश के ऊपर वर्क करना है, और जो है सोसाइटी में भी थोड़ा सा अच्छा रोल बन जाता है अच्छी इंग्लिश बोलने वाले का। ज़हनी तौर पे थोड़ी सी हम आ, मगलूब है इंग्लिश के, इंग्लिश को इंटेलिजेंस का भी एक वो समझा जाता है। चलें, इसी सोसाइटी में रहना है हमने,
नहीं बदल सकते नॉर्म्स और ये, तो इंग्लिश को बेहतर करें ताकि सोसाइटी में भी मुकाम बेहतर हो जाए कुछ आपका दोस्तों यारों में, और आप लोग पेपर के अंदर भी एक्सेल कर सकें। कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। हाँ जी, इंग्लिश मूवी सब टाइटल के साथ अगर आप देखें तो वो भी काफी हेल्प करती हैं। इंग्लिश मूवी सब टाइटल के साथ देखना शुरू करें। न्यूज आप अल जजीरा न्यूज देखें, तुर्की का न्यूज चैनल है TRT न्यूज, वो देखें, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि कल को ये इसके लेक्चर खत्म हो जाएंगे, हम आगे मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, आपको इंग्लिश को फिर भी जारी रखना है डेली बेसिस पे, अपनी वोकैबुलरी बनाते रहनी है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। तो इस पूरे सेशन में 2 माह के आपने इंग्लिश को बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डेली बेसिस पे लाजमी करते हैं। थोड़ा बहुत पार्ट कर लें, कुछ वर्ड्स याद कर लें, कोई पैराग्राफ लिख लें, ठीक है, लेकिन इंग्लिश को करें जरूर। कोई क्वेश्चन हो तो आपका मुझे बता दें। क्वेश्चन आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। किसी किस्म का जो है आपको मटेरियल रिक्वायर्ड हो, कोई बुक रिक्वायर्ड हो, वो भी आप मुझे कह सकते हैं। जो है पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर भी मैं चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। अब बाकी काम आपका मेहनत करना है, इंशाल्लाह वो आप लोग करेंगे। तो ठीक है, अब के लिए मेरा ख्याल है काफी है। तो क्वेश्चन मेरा ख्याल है आप लोगों का अभी कोई नहीं है, तो ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज।